मयानी गांव एक ऐसी जगह जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा पसर जाता था। घनी पहाड़ियों और देवदार के पेड़ों से घिरा ये गांव दिखने में बड़ा खूबसूरत था, लेकिन यहाँ की हर शाम एक गहरा राज छुपाए थी। गांव के मुखिया दयाल जी हर रोज शाम ढलने से ठीक पहले अपने घर की सबसे ऊंची छत पर चढ़ जाते और हाथ में पीतल का एक बड़ा सा घंटा लेकर उसे जोर जोर से बजाना शुरू कर देते। टन टन टन। ये घंटे की आवाज नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। एक ऐसी चेतावनी जिसे सुनकर मयानी का हर इंसान अपने काम छोड़कर अपने घरों की तरफ दौड़ पड़ता, दरवाजे बंद कर लेता और सांझ की उस खौफनाक धुन के खत्म होने का इंतजार करता। आदित्य गांव का एक जवान लड़का जो अब शहर में पढ़ता था, कुछ सालों बाद अपने गांव वापस लौटा था। उसे आज भी वो रात याद थी जब उसकी छोटी बहन लवी इसी घंटे की आवाज के बीच कहीं गायब हो गई थी। कुछ छाया जीव उठा ले गए। पर आदित्य ने कभी इस बात पर यकीन नहीं किया। उसके लिए ये सिर्फ एक पुराना वहम था। पर आज जब वो मयानी की मिट्टी पर फिर से खड़ा था तो उस हवा में एक अजीब सी ठंडी काली खामोशी महसूस कर रहा था। जैसे ही घंटे की आवाज शुरू होती उसे लगता लवी की वो डरी हुई चीखें आज भी हवा में गूंज रही हैं और शायद वो चीखें कभी खत्म नहीं होंगी जब तक कि उस रात का सच सामने ना आ जाए। लवी, तुम जहां भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा। घंटा बज रहा था और गांव के रास्तों पर एक अजीब सी बेचैनी थी। बच्चे जो दिन भर मिट्टी में खेलते थे अब घरों की ओर भाग रहे थे। औरतें अपने सिर पर घास के गट्ठर रखे तेजी से घरों की तरफ जा रही थी। आदमी खेतों से अपने औजार समेट कर दौड़ रहे थे। तेज चलो रे, घंटा बज गया है, सांस की धुन शुरू होने वाली है। अरे काकी, अभी तो सूरज भी नहीं ढला ठीक से, इतनी क्या जल्दी है? बड़े आए समझदार, सूरज ढलने का इंतजार करेगा क्या? वो धुन शुरू हो गई तो ना तू घर पहुंचेगा ना तेरी हड्डियां मिलेंगी। चल भाग यहाँ से। आदित्य ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी, लेकिन आंखों में एक जिद थी। वो जानता था कि इस डर के पीछे कोई राज है। आदित्य, तुम अभी तक बाहर क्यों हो? घंटा बजना शुरू हो गया है, जल्दी अंदर आओ। ये सीमा की आवाज थी, आदित्य की बचपन की सहेली। वो गांव के स्कूल में पढ़ाती थी और गांव के इन रीति रिवाजों पर ज्यादा यकीन नहीं करती थी, लेकिन डरती वो भी थी। बस आ रहा हूँ सीमा। पर उसकी नजरें गांव की पहाड़ियों की तरफ थीं, जहां से हर शाम एक अजीब सी धीमी धुन आती थी। वो धुन जिसे गांव वाले सांझ की धुन कहते थे। अगर आप इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देख रहे थे तो आप इस सवाल का जवाब जरूर दे पाएंगे। सवाल, मयानी गांव में चेतावनी के लिए किस चीज का इस्तेमाल होता था? ए, एक बड़ी घंटी, बी, एक सीटी, सी, एक तोप, डी, एक ढोल। जो लोग सही जवाब सबसे पहले देंगे, पहले 50 सही जवाब देने वालों को हमारे YouTube चैनल भूत भाग की तरफ से भूत भाग का लोगो लगा हुआ एक ब्रांडेड टी-शर्ट मिलेगा। तो जल्दी से करो, कमेंट करो अपना जवाब और बताओ कि आप हो हमारे सबसे ध्यान से देखने वाले व्यूअर हो। आदित्य और सीमा दोनों तेजी से आदित्य के घर की तरफ भागे। घर पहुंचते ही आदित्य के दादाजी किशन लाल जी दरवाजे पर खड़े थे। उनकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। कहाँ थे तुम दोनों? जानते हो ना इस वक्त बाहर रहना कितना खतरनाक है। दादाजी, आप हर बात में डरते क्यों हैं? ये सब बस पुरानी कहानियां हैं, कोई छाया जीव नहीं होते। और लवी को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की किसी ने? दादाजी का चेहरा पीला पड़ गया। चुप कर आदित्य, ये सब मत बोल। तू नहीं जानता तू किससे पंगा ले रहा है। बस अंदर आ और दरवाजे बंद कर। दादाजी ने लगभग धकेलकर आदित्य और सीमा को अंदर किया और दरवाजे पर एक मोटी लकड़ी का कुंडा लगा दिया। फिर उन्होंने दरवाजे के पास एक छोटी सी लकड़ी की डिब्बी निकाली जिसमें कुछ सूखा हुआ तुलसी का पत्ता और एक छोटा सा चांदी का सिक्का था। उन्होंने उसे दरवाजे पर बने एक छोटे से छेद में डाल दिया, जैसे वो किसी को अंदर आने से रोक रहे हों। रात गहरी हो रही थी। बाहर घंटे की आवाज धीमी पड़ चुकी थी और उसकी जगह एक अजीब सी पतली सरसराहट भरी धुन सुनाई दे रही थी। ये धुन ऐसी थी जैसे दूर कहीं 1000 सांप एक साथ फुनकार रहे हों या हवा में कोई अदृश्य चीज तेजी से गुजर रही हो। यही थी सांझ की धुन। इस धुन के साथ एक अजीब सी खामोशी भी होती थी जो दिल को दहला देती थी। कभी कभी लगता था जैसे बाहर से कोई फुसफुसा रहा हो, नाम बुला रहा हो। आदित्य बेटा, आओ ना, बाहर आओ, देखो कौन आया है। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा पर दादाजी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत जाओ बेटा, ये तुम्हारी बहन नहीं है, ये उन छाया जीवों की चाल है। ये आवाजें निकालकर लोगों को बहकाते हैं। सीमा भी सहम गई थी। उसने खिड़की के मोटे पर्दे और कस दिए।
ये आवाजें हर रात आती हैं, कभी किसी की माँ की आवाज में, कभी बच्चे की आवाज में। जो भी इस आवाज में बहकावे में आया वो कभी वापस नहीं आया। आदित्य ने मन ही मन ठान लिया कि वो इस राज की तह तक जाएगा। उसे जानना था कि ये छाया जीव कौन थे, ये धुन क्यों बजती थी, और सबसे जरूरी उसकी बहन लवी के साथ क्या हुआ था। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है। तो प्लीज सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, चैनल भूत भाग को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। हमारा टारगेट है 10,000 लाइक, और अगर आप सबका साथ रहा तो हम ऐसे और भी दमदार वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। याद रखिए, एक एक वीडियो बनाने में हमें हफ्तों की मेहनत लगती है। हर क्लिप, हर एनिमेशन हम दिल से बनाते हैं। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। आपका एक कमेंट हमारी टीम को मोटिवेट करता है। और सबसे जरूरी बात, हमारे YouTube एनालिटिक्स में ये दिख रहा है कि 90% लोग वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम रोज मेहनत कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए। बस एक क्लिक से आप हमारा बहुत बड़ा सपोर्ट बन सकते हैं। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए। अगली सुबह मयानी गांव में सूरज की किरणें एक नई उम्मीद लेकर आईं। रात का खौफ जिसे हर ग्रामीण महसूस करता था, सुबह की रोशनी में कहीं छिप जाता था। लेकिन आदित्य के मन में रात की बातें गूंज रही थीं। नाश्ते पर उसने दादाजी से फिर सवाल किए, दादाजी, ये छाया जीव कौन है और ये धुन कहाँ से आती है? लवी के साथ जो हुआ, क्या हम उसे वापस नहीं ला सकते? दादाजी ने एक गहरी सांस ली। बेटा, ये कहानियां बहुत पुरानी हैं, मयानी गांव की उम्र से भी पुरानी। ये छाया जीव, ये कोई भूत प्रेत नहीं है। ये समय के भटके हुए जीव हैं। समय के भटके हुए जीव? हाँ बेटा, सदियों पहले जब ये पहाड़ बने थे, यहाँ एक बहुत पुरानी गुफा थी। कहते हैं उस गुफा में एक ऐसी शक्ति थी जो समय को मोड़ सकती थी। एक साधु ने उस शक्ति का गलत इस्तेमाल किया और अनजाने में एक दरवाजा खोल दिया। उस दरवाजे से कुछ जीव इस दुनिया में आ गए जो हमारी दुनिया के नहीं थे। वो दिखते नहीं, पर उनकी छायाएं होती हैं, और वो रात में शिकार करते हैं, खासकर जब सांझ की धुन बजती है। पर धुन क्यों? वो धुन उन्हें हमारी दुनिया में रहने की ताकत देती है। जैसे जैसे धुन तेज होती है, उनकी शक्ति बढ़ती जाती है, और जो भी उस धुन के प्रभाव में आता है वो उनके अधीन हो जाता है, उनकी दुनिया में चला जाता है। हमारी लवी भी उसी धुन में बहक गई थी। आदित्य और सीमा दोनों ये सुनकर सन्न रह गए। सांझ की धुन सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक भयानक ऊर्जा का स्रोत थी। क्या इस गुफा के बारे में कोई और जानता है? कोई ऐसा जिसने इसे देखा हो या इसके बारे में कुछ सुना हो? एक ही आदमी है गांव में जिसने शायद कुछ देखा हो, रामप्रसाद काका। वो गांव के सबसे पुराने लोगों में से एक हैं और अजीबोगरीब कहानियां सुनाते रहते हैं। शायद उन्हें कुछ पता हो। रामप्रसाद काका गांव के बाहर अपनी छोटी सी कुटिया में रहते थे। वे हमेशा अकेले रहते थे और बहुत कम किसी से बात करते थे। उनकी शक्ल पर हमेशा एक उदासी छाई रहती थी। आदित्य और सीमा उनके पास गए। काका अपनी कुटिया के बाहर बैठे थे, कुछ जड़ी बूटियां सुखा रहे थे। काका प्रणाम, हम आदित्य और सीमा हैं। काका ने नजर उठाकर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आओ बच्चों, मैं जानता था तुम एक दिन आओगे। तुम कुछ जानना चाहते हो ना? आप कैसे जानते हैं? ये हवा बताती है बेटा, और ये धुन, जो धुन तुम हर शाम सुनते हो, मैंने उसे तब से सुना है जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। काका ने उन्हें अपने पास बिठाया और एक पुरानी धूल भरी किताब निकाली। ये किताब मेरे दादाजी की थी। इसमें मयानी के सारे राज लिखे हैं। वो गुफा, वो धुन और वो छाया जीव। ये जीव सिर्फ समय के भटके हुए नहीं हैं बेटा, ये उन लोगों की आत्माएं हैं जो लालच और सत्ता की भूख में भटक गए थे। सदियों पहले यहाँ एक क्रूर राजा रहता था जिसका नाम था राजा भानु। वो अमर होना चाहता था और उसने उसी गुफा में एक अनुष्ठान किया। उसने अपनी प्रजा पर अत्याचार किए और उनकी आत्माओं को उस गुफा में कैद कर दिया। लेकिन अनुष्ठान अधूरा रह गया और वो आत्माएं ना तो आज़ाद हो पाईं और ना ही पूरी तरह से मर पाईं। वे छाया जीव बन गईं जो हर शाम उस अधूरी धुन के साथ जाग जाती हैं, और जो भी उस धुन की चपेट में आता है उसे अपनी दुनिया में खींच लेती हैं। राजा भानु, पर उनका क्या हुआ? राजा भानु भी उस धुन के शिकार हुए। उनकी आत्मा भी एक छाया जीव बन गई, और वही इन सब का सरदार है। वो सबसे शक्तिशाली छाया जीव है जिसने लवी को भी
ले लिया था। तो क्या कोई तरीका नहीं है? काका ने उस किताब का एक पन्ना पलटा। है, एक तरीका है। राजा भानु ने अमर होने के लिए एक ज्योति पुंज का इस्तेमाल किया था। वो ज्योति पुंज जिसे उसने गुफा में छिपा रखा था, उसमें उन सभी आत्माओं को शांत करने की शक्ति है। अगर वो ज्योति पुंज सही समय पर सही जगह पर जला दिया जाए तो ये धुन हमेशा के लिए बंद हो जाएगी और ये छाया जीव आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन उस ज्योति पुंज को ढूंढना बहुत मुश्किल है। वो एक भूल भुलैया जैसी गुफा के सबसे गहरे हिस्से में है, जहां धुन का प्रभाव सबसे ज्यादा है। तो क्या लवी वापस आ सकती है? जो एक बार उस दुनिया में चले गए वे वापस नहीं आते। उनकी आत्माएं उन छाया जीवों का हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन अगर तुम उस ज्योति पुंज को जला पाए तो कम से कम उनकी आत्माओं को शांति मिल जाएगी। वो अब और किसी को परेशान नहीं कर पाएंगे। आदित्य और सीमा ने फैसला किया कि वे उस ज्योति पुंज को ढूंढेंगे। उन्हें पता था कि ये खतरनाक होगा, पर लवी के लिए और मयानी गांव के लिए ये जरूरी था। उन्होंने रामप्रसाद काका से गुफा का रास्ता पूछा। काका ने उन्हें एक पुराना नक्शा दिया जो उस किताब के बीच में छिपा था। देखो बच्चों, ये गुफा गांव के बाहर एक घनी झाड़ी के पीछे है, लेकिन अंदर जाने का रास्ता तभी खुलता है जब सांझ की धुन अपनी सबसे तेज आवाज में हो। और हाँ, अंदर एक बहुत बड़ा भ्रम जाल है। जो एक बार अंदर फंस गया वो वापस नहीं आता। गुफा में प्रवेश करते ही एक खास तरह की वनस्पति मिलती है जिसे अंधेरी घास कहते हैं। अगर ये तुम्हें छू ले तो तुम धुन के अधीन हो जाओगे और तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। इससे बचना। आदित्य ने नक्शा अपने पास रखा और सीमा के साथ वापस आ गए। रात होने में कुछ ही घंटे बाकी थे। उन्होंने अपने दादाजी को सारी बात बताई। दादाजी पहले तो डर गए, पर जब आदित्य ने लवी की शांति की बात की तो दादाजी ने भी उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। पर सावधानी से बेटा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे पता है उस गुफा के बारे में कुछ और भी। रात होते ही घंटे की आवाज़ फिर से गूंजने लगी। आदित्य, सीमा और दादाजी तीनों गुफा की तरफ चल पड़े। गांव के लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। वे नहीं जानते थे कि आज रात मयानी का भविष्य तय होने वाला है। गुफा का मुंह एक विशाल काय पत्थर से ढका हुआ था। जैसे ही सांझ की धुन तेज हुई, पत्थर धीरे धीरे एक तरफ खिसकने लगा, एक अंधेरा रास्ता खोलता हुआ। अंदर से एक ठंडी सीलन भरी हवा आ रही थी। चलो। जैसे ही वे अंदर गए, गुफा और गहरी होती गई। दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थीं जो किसी प्राचीन भाषा में कुछ कहती हुई लग रही थीं। कुछ दूर चलने पर उन्हें अंधेरी घास दिखी, काली पतली बेलें जो गुफा के फर्श पर बिछी थीं। संभल कर, ये तुम्हें छूने न पाए। वे तीनों घास से बचते हुए आगे बढ़े। गुफा में कई रास्ते थे, जैसे कोई भूल भुलैया हो। आदित्य ने नक्शा देखा। हमें सीधे जाना है, फिर बाईं तरफ, फिर 2 रास्तों के बाद दाईं तरफ। वे नक्शे के हिसाब से चलते रहे, लेकिन धुन तेज होती जा रही थी और उसके साथ अजीबोगरीब फुसफुसाहटें भी। यहाँ आओ, हमारे साथ खेलो, तुम तो अपनों को भूल गए। आदित्य का दिल सहम रहा था। उसे लगा जैसे लवी उसकी तरफ देख रही हो, बुला रही हो, पर उसने अपनी आंखें बंद की और आगे बढ़ता रहा। सीमा भी डरी हुई थी, पर उसने आदित्य का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। जैसे ही वे एक घुमाव पर मुड़े, सामने एक और नया रास्ता दिखा। नक्शे में ये रास्ता नहीं था। दादाजी, ये क्या? ये रास्ता तो नक्शे में नहीं है। ये भ्रम जाल है बेटा। धुन जैसे जैसे तेज होती है, ये गुफा खुद ही रास्ता बदल देती है। हमें अपनी बुद्धि से काम लेना होगा। तभी अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी, जैसे कोई दर्द में हो। तीनों चौंक गए। ये आवाज किसकी थी? लगता है और कोई भी है इस गुफा में। वे तीनों और तेजी से आगे बढ़े आवाज की तरफ। एक छोटे से चेंबर में उन्हें एक गांव वाले को देखा जो जमीन पर पड़ा था और उसके शरीर से एक काली छाया लिपट रही थी। वो गांव वाला, जिसका नाम वीर था, वो अपनी जान बचाने के लिए भागा था, पर वो शायद इस गुफा के भ्रमजाल में फंस गया था। वीर! छाया जीव ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल अंगारों सी चमक रही थीं। वो वीर को छोड़कर उनकी तरफ बढ़ा। भागो, ये अकेला नहीं है, ये इसका जाल है। पर इससे पहले कि वो भाग पाते, वीर अचानक से खड़ा हो गया। उसकी आंखें भी लाल हो चुकी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान थी। वो अब एक छाया जीव बन चुका था। उसने तेजी से आदित्य की तरफ हाथ बढ़ाया। आदित्य, नहीं! छाया जीव बने वीर ने एक जोरदार दहाड़ लगाई। गुफा में उसकी आवाज गूंज उठी। अब और भी छाया जीव अंधेरे से निकलकर बाहर आने लगे। वे हर तरफ से उन्हें घेर रहे थे। हमें उस ज्योति पुंज को जलाना होगा, वरना ये हमें भी नहीं छोड़ेंगे।
अचानक दादाजी ने अपनी जेब से एक छोटी सी पुड़िया निकाली। उसमें कुछ चमकती हुई धूल थी। उन्होंने उसे जमीन पर फेंका और जहां वो धूल गिरी वहां पर एक हल्की सी नीली रोशनी फैल गई। छाया जीव उस रोशनी से दूर भागने लगे। ये क्या है दादाजी? ये चंद्र ज्योति है बेटा। ये रोशनी इन छाया जीवों को कुछ देर रोक सकती है। ये रोशनी ही इन्हें कमजोर करती है। अब तेज चलो। वे तीनों उस नीली रोशनी के गोले के अंदर भागे जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, उन्हें रास्ता दिखा रहा था। छाया जीव उन पर झपट रहे थे पर रोशनी के कारण दूर रह रहे थे। वे आगे बढ़ते गए और धुन तेज से तेज होती गई। अब वो धुन उनके कानों में चीखने लगी थी, उनके दिमाग को सुन्न कर रही थी। उन्हें लग रहा था जैसे उनका सर फट जाएगा। हम सही रास्ते पर हैं। जब धुन सबसे तेज हो तो समझो तुम गुफा के बीच में हो। अचानक वे एक बड़े से हॉल में पहुंचे। हॉल के बीच में एक विशाल काय काला पत्थर था और उसके ऊपर एक छोटा सा चमकता हुआ गोला रखा था। वही था ज्योतिपुंज। उसके चारों तरफ अनगिनत छायाजीव मंडरा रहे थे, जैसे वो उसकी रखवाली कर रहे हों। और उन सब के बीच में एक सबसे बड़ा भयानक छायाजीव था जिसकी आंखें लाल अंगारों सी जल रही थीं। ये था राजा भानु। आ गए तुम। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम मेरी शक्ति को छीनने आए हो, पर तुम नहीं जानते कि ये ज्योतिपुंज ही मेरी आत्मा है। इसे छूने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम भी मेरी तरह कैद हो जाओगे। राजा भानु ने एक विशाल काय काली छाया आदित्य की तरफ फेंकी। आदित्य ने छलांग लगाकर खुद को बचाया। सीमा ने अपनी जेब से कुछ मिर्ची का पाउडर निकाला और उसे राजा भानु की तरफ फेंका। छाया जीव को कोई फर्क नहीं पड़ा, पर राजा भानु एक पल के लिए हिल गया। उन्हें चंद्र ज्योति से भी ज्यादा तेज रोशनी चाहिए। ज्योतिपुंज को उठाओ और उसे जलाओ। लेकिन कैसे? आदित्य ने नजरें चारों तरफ घुमाई। उसने देखा हॉल की छत पर एक छोटा सा छेद था जिससे हल्की सी चांदनी अंदर आ रही थी। वो छेद सीधे ज्योतिपुंज के ऊपर था। दादाजी, सीमा, चांदनी, हमें इसे चांदनी से जोड़ना होगा। शायद ये उसी से जलेगा। पर ज्योतिपुंज राजा भानु की पहुंच में था और राजा भानु को हराना नामुमकिन था। आदित्य ने एक योजना बनाई। सीमा, दादाजी, आप दोनों मिलकर राजा भानु को भटकाओ। मैं किसी तरह ज्योतिपुंज तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। सीमा और दादाजी ने हाँ में सिर हिलाया। दादाजी ने अपनी चंद्र ज्योति की बची हुई धूल फेंकी, जिससे एक और बड़ा रोशनी का घेरा बन गया। राजा भानु रोशनी से झेप कर पीछे हटा। सीमा ने अपने बैग से एक बड़ा सा शीशा निकाला जो शायद उसने स्कूल के किसी प्रोजेक्ट के लिए रखा था। उसने शीशे से चांदनी को ज्योतिपुंज की तरफ मोड़ दिया। जैसे ही चांदनी की किरणें ज्योतिपुंज पर पड़ी, वो और तेज चमकने लगा। राजा भानु ने ये देखा और गुस्से से दहाड़ा। वो तेजी से सीमा की तरफ बढ़ा। बचो सीमा! पर सीमा ने शीशे को नहीं छोड़ा। दादाजी ने राजा भानु को रोकने के लिए अपनी लाठी से उस पर हमला किया, पर लाठी उसके शरीर से आर पार हो गई। आदित्य ने इस मौके का फायदा उठाया और तेजी से ज्योतिपुंज की तरफ भागा। जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, राजा भानु ने एक और जोरदार दहाड़ लगाई और आदित्य की तरफ झपटा। आदित्य ने ज्योतिपुंज को उठाया। वो गर्म था और उसकी चमक इतनी तेज थी कि आंखें चौंधिया गईं। राजा भानु ने आदित्य पर हमला कर दिया। आदित्य जमीन पर गिर गया, पर उसने ज्योतिपुंज को कसकर पकड़ा हुआ था। तभी अचानक ज्योतिपुंज ने एक तेज नीली रोशनी छोड़ी जो सीधे ऊपर छत के छेद से निकलती चांदनी से टकराई। पूरा हॉल तेज नीली रोशनी से भर गया। धुन बंद हो गई। छाया जीव चीखने लगे। उनकी चीखें ऐसी थीं जैसे कोई 1000 साल के दर्द में हो। राजा भानु का शरीर कांपने लगा और वो एक एक करके हवा में घुलने लगा। उसकी भयानक आंखें बुझ गई। धीरे धीरे सभी छाया जीव हवा में घुलते गए। हॉल में सन्नाटा पसर गया, पर इस बार ये सन्नाटा डरावना नहीं था, बल्कि शांति भरा था। ज्योतिपुंज अब भी चमक रहा था, पर उसकी रोशनी अब शांत और सुखददायी थी। आदित्य उठा। उसका शरीर दर्द कर रहा था, पर उसका मन शांत था। सीमा और दादाजी उसकी तरफ दौड़े। आदित्य, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। सब खत्म हो गया। आदित्य की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने लवी को खो दिया था, पर अब उसकी आत्मा को शांति मिल चुकी थी। उसे पता था कि लवी अब हमेशा के लिए आजाद हो चुकी है। वे तीनों हॉल से बाहर निकले। गुफा का मुंह फिर से खुला हुआ था, पर इस बार कोई धुन नहीं थी। बाहर सुबह हो चुकी थी और सूरज की किरणें मयानी गांव पर एक नई शांत रोशनी बिखेर रही थीं। गांव लौटकर उन्होंने रामप्रसाद काका को सारी बात बताई। काका की आंखों में आंसू थे, पर इस बार खुशी के आंसू थे। आखिरकार ये गांव इस श्राप से आजाद हो गया। तुमने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। गांव वालों को जब ये खबर मिली तो उन्होंने एक बड़ा जश्न मनाया। मयानी गांव फिर से एक शांत और खुशहाल जगह बन गया। बच्चे अब शाम को भी बाहर खेलते थे और औरतें अपने घरों के दरवाजे खुले रखती थीं। अब कोई घंटा नहीं बजता था और ना ही कोई धुन सुनाई देती थी। आदित्य ने ज्योतिपुंज को गांव के सबसे पुराने मंदिर में रख दिया ताकि उसकी शक्ति हमेशा